हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं कर्व स्केचिंग। ये बीएससी फर्स्ट ईयर के फिजिकल केमिस्ट्री पेपर 3 का फर्स्ट यूनिट है। हमने इससे पहले लॉगरिथम पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों पढ़ा हुआ है और लॉग के बाद जो अगला आता है वो है कर्व स्केचिंग है। स्ट्रेट लाइन, प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड स्लॉप एंड इंटरसेप्ट, ऐसा टोटल है ये हिस्सा। हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं कर्व स्केचिंग। इसमें तीनों चीजें शामिल आएंगी। वक्रालेखन का जो काम है बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। ये आपके जितने भी क्लासेस आएंगे, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो सेकंड ईयर हो, आप जो है वो फाइनल ईयर में एमएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एमएससी प्रीवियस फाइनल ईयर में भी आप जाएंगे तो आपको ग्राफ प्लॉट करते समय बहुत सारी जो दिक्कतें आती हैं वो सब नहीं आएंगी कि ग्राफ प्लॉट कैसे किया जाना है, और अगर कोई पर्टिकुलर इक्वेशन दिया होगा तब आपको ग्राफ कैसे प्लॉट करना है। तो उससे संबंधित सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको एक इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। इक्वेशन जिन चीजों से मिलकर बना होता है उनमें सबसे पहला आता है जिसे फंक्शन कहते हैं। फलन का मतलब आपको समझने के लिए दो चीजें और समझनी पड़ेगी। एक का नाम है वेरिएबल और दूसरा होता है कांस्टेंट। वेरिएबल जिसको आप कई बार हिंदी में क्या कहते हैं, चर कहते हैं। चर राशि आपने नाम सुना होगा, वेरिएबल क्वांटिटीज। और दूसरा होता है अचर राशि, आप इसे शायद कांस्टेंट भी कहते हैं। चर राशि का मतलब यह होता है कि जिसका कोई पर्याप्त मान नहीं है लेकिन वो सभी मानों को अपने में कलेक्ट कर सकता है, जिसका कोई निश्चित मान नहीं रहता पर वो सभी मानों को अपने अंदर संग्रहित कर सकता है, उसे क्या कहा जाता है, चर कहा जाता है। चर राशि आप ज्यादातर बहुत बार यूज किया करते हो, आप इसे एक्स वाई या जेड के रूप में उपयोग करते हैं। इसे आप क्या कहते हैं, चर राशि। इसका मूल मान नहीं होता है पर हमेशा याद रखना ये दूसरे मानों को आसानी से संग्रहित कर सकते हैं। जैसे x का मान आप 1 भी रख सकते हैं, y का मान भी 1 रख सकते हैं, x को आप 2 रख सकते हैं, y को भी 2 रख सकते हैं, इवन इनफाइनाइट भी रख सकते हैं। तो आप ये मान के चलते हैं कि आप जो यूज करेंगे तो फलन की तरफ आएंगे तो उसमें यूज करने वाले जो x और y होते हैं जिसका कोई वास्तविक मान अभी नहीं है लेकिन ये सभी मानों को संग्रहित कर सकता है। दूसरा होता है कांस्टेंट, ऐसा मान जो समय के साथ परिवर्तित नहीं होता, जिसका हमेशा एक निश्चित मूल्य होता है, वो क्या कहलाता है, अचर कहता है। समय के साथ नहीं बदलता है। जैसे आप जितने प्रकार का डिजिट कह सकते हैं आप, जैसे आप 1 2 3 या जो भी डिजिट, और इसके अलावा आप अगर दूसरा सिंबल यूज करना चाहें जो समय के साथ बदलता नहीं है, वो कैसा लग सकता है, जैसे M यूज कर सकते हैं, C यूज कर सकते हैं, A B C D और बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हैं जिसका मान समय के साथ ना बदलता हो, क्या कहलाएगा आपके लिए, कांस्टेंट कहलाएगा। अब आता है आपका फलन। तो आपको बताना पड़ेगा कि चर राशि के मान को ज्ञात करने के लिए दोनों मानों में से वो एक मान जो एक दूसरे पर निर्भर है, उन्हें समीकरण के रूप में प्रस्तुत करने पर जो आपको डाटा मिलेगा कि एक का मान आपको ज्ञात है, दूसरे का मान आपको अज्ञात है, तब उसे क्या कहा जाता है, फलन कहा जाता है। जैसे आप लिखेंगे नॉर्मली तो लिखते समय x और y को किस तरह लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स। y इज इक्वल टू एफ एक्स का मतलब आपको बताना पड़ेगा कि y इज अ फंक्शन ऑफ अ x, जहां पर y जो है वो x का फलन है। y किसका फलन है, x का फलन है। इसका मतलब y के x के सभी संभव मानों के लिए आपका y का एक निश्चित मान होगा। मतलब x का मान आप रखते जाएंगे तो किसका मान आएगा, y का। y अपने समस्त मानों के लिए पूर्णतः किस पर निर्भर रहेगा, x पर निर्भर रहेगा। इसे पढ़ा जाता है कि y x का फलन है, y इज द फंक्शन ऑफ x, y x का फलन है। अभी मैंने इसे फलन के तौर पे लिखा हुआ है, लेकिन आप जानते हैं कि x को आप समीकरण के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मान के चलिए आप इसे लिखना चाहें तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। जैसे ये नॉर्मल लिखा हुआ है, fx के जगह में आप कई बार लिखते सुने होंगे fx इज इक्वल टू x प्लस 2, या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x, या लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। पर इसमें अलग अलग चीजें आपको थोड़ा मैं जानकारी देता हूं। फलन fx में x प्लस 2 जो है वो एक घातांकी है, x पर पावर कितना है, 1 है। दूसरा फलन देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x में अधिकतम पावर कितना है, 2 है। और तीसरा दिखा होगा x घात 3, अधिकतम पावर कितना है, 3 है। ये तीनों अलग अलग प्रकार के समीकरण है। इसमें से कुछ समीकरण परवलय का हो सकता है, परवलय आपने सुना होगा, पैराबोला, या कुछ समीकरण इसमें से दूसरा और स्ट्रेट लाइन का होगा। उस प्रकार से ये सभी के अलग अलग जो समीकरण दिखाई दे रहे हैं वो सभी अलग अलग प्रकार के प्रॉपर्टी को शो करते हैं। आप मान रखते जाएंगे, x का मान
तो y का मान जब निकलते जाएगा, जब आप इसे ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो जो आपको कर्व प्राप्त होगा, वक्र प्राप्त होगा, आप उसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो पैराबोला का कर्व है कि वो स्ट्रेट लाइन का कर्व है। इसी के अंतर्गत आपको समझना होता है लीनियर फंक्शन। रेखीय फलन क्या होता है? रेखीय फलन के लिए यह कहा गया कि जिस फलन में मान रखने के पश्चात रेखा प्राप्त होता है, परवलय प्राप्त नहीं होता, वो कहलाएगा लीनियर फंक्शन। ऐसे केसेस में जो आपको पहला समीकरण मिला है, पहला वाला मतलब f(x = x + 2), जिसमें अधिकतम घात कितना होगा? 1 होगा, जिसमें चर राशि का अधिकतम घात 1 होता है, वो आपके लिए लीनियर फंक्शन कहलाएगा। इसका मतलब आप इसे कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा हुआ है y = a + bx, जहां पर x और y जो है वो आपका वेरिएबल है, इसका मतलब चर राशि है, और a और b आपके लिए क्या कहलाएगा? कांस्टेंट कहलाएगा, अचर राशि कहला सकता है, जिसमें से अभी जानकारी देंगे कि कौन सी किन मानों को प्रभावित करेगा, क्योंकि इसमें से एक गुणांक के रूप में है और एक स्वतंत्र चर है। ये परतंत्र चर है, स्वतंत्र चर है, 2-3 प्रकार के चर होते हैं, उसमें से हम चर्चा करेंगे। y = a + bx में x और y दोनों जो है वो चर राशि है और a और b अचर राशि है। अधिकतम घात इसमें 1 है, इसलिए ये फंक्शन क्या कहलाएगा? आपके लिए लीनियर फंक्शन कहलाएगा। इसे याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं वक्र आलेखन की तरफ। आप जानते हैं कि आपको जब भी वक्र बनाना होता है, हमको अधिकतम 2 एक्सेस लेने होते हैं, क्योंकि ये 2 डायमेंशन है, इसलिए हम 2 एक्सेस पर ही चर्चा करेंगे। 2 अक्षों में हमने एक अक्ष x लिया, दूसरा अक्ष हमने y लिया। जब भी आप 2 अक्षों को लेते हैं तो उसमें चतुर्थांश बनते हैं, अक्ष बनते हैं, एक्सेस बनते हैं, एरिया बनते हैं। जैसे आपने लिया है x, ये पूरा का पूरा लाइन जो है वो x है और एक पूरा का पूरा लाइन y है। जब 2 अलग अलग प्रकार के एक्सेस किसी बिंदु को क्रॉस करते हुए निकलते हैं तो उस बिंदु पर आपके दोनों मान क्या माने जाते हैं? 0 माने जाते हैं, अगर दोनों एक ही बिंदु पर क्रॉस कर रहे हैं तो मान लीजिए वो मूल बिंदु है, यहां पर टकराने के पश्चात दोनों क्रॉस करते हुए निकलते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? आपके लिए मूल बिंदु 0 कहलाएगा। जब मूल बिंदु 0 बनता है तब आपको 4 सेक्शन में डिवाइडेड दिखाई दे रहे हैं। 4 सेक्शन में जो डिवाइड दिखते हैं उसको एंटी क्लॉकवाइज स्टडी किया जाता है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में इसे स्टडी किया जाता है। अब आपको समझाते हैं शुरू से कि x और y में x का मान पॉजिटिव रखना होता है कि नेगेटिव रखना होता है, इसको समझिएगा। तो पहला चतुर्थांश जो ये वाला सेक्शन होता है उसमें x के मान जो होते हैं, यहां पर जो लिखा होता है हमेशा वो मान कैसा होता है? पॉजिटिव लिखना होता है। उसी प्रकार y के इस तरफ वाले जो मान होते हैं वो भी क्या लिखे जाते हैं? पॉजिटिव। अर्थात आप मान लीजिए यहाँ पे 2 डेटा कोई आएगा, मान लो 2 और 2 या 2 और 3, तो इसमें से 2 मान हमेशा पहला मान किसका होता है? x का, और दूसरा मान किसका होता है? y का होता है। तो पहला मान भी इसका प्लस रखेंगे और दूसरा मान भी क्या आएगा? प्लस आएगा। मतलब अगर आपने कर्व को इस प्रकार खींचा हुआ है तो उसके दोनों मान क्या आएंगे? प्लस वाले ही आएंगे। और यहाँ पे जो आपको कर्व मिलेगा वो इस सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा, इस पर हम आगे देखेंगे। अगला आता है सेक्शन 2, चतुर्थांश का दूसरा हिस्सा। चतुर्थांश का दूसरा हिस्सा में y और x में 2 हिस्से बनते हैं। x ऑलरेडी 1 2 3 4 ये पॉजिटिव मिलेगा, इसमें आपको क्या मिलेगा? नेगेटिव, -1 -2 -3 और -4। इसका मतलब x और y में x क्या रहेगा? माइनस रहेगा और y क्या रहेगा? प्लस रहेगा। इस डेटा में अगर आपको ग्राफ प्लॉट इस हिस्से में करना होगा तो उसके लिए आपको कंडीशंस याद रखने पड़ेंगे कि x का ग्राफ इधर तभी आएगा जब उसका डेटा क्या आ रहा होगा? माइनस में आ रहा होगा। तो माइनस का डेटा 0 से लेकर इधर आएगा और ये प्लस का डेटा ऊपर तरफ जाएगा। तीसरा जो सेक्शन होता है उसमें x और y दोनों के दोनों क्या होते हैं? माइनस होते हैं। इसे आप y वाले सेक्शन में -1 -2 -3 और -4, इसे -1 -2 -3 और -4 लिख सकते हैं। तो अगर इसमें आप बताएंगे कि x और y दोनों के मान किस में आएंगे? नेगेटिव में आएंगे। और अंतिम वाला हिस्सा आता है जिसमें x का मान तो प्लस में है 1 2 3 4 5 और y का मान किस में है? माइनस में -2 -3 -4। इस प्रकार से x का मान है और ये y का मान है। ये चारों चतुर्थांश पे बनने वाले सेक्शंस हैं। इसमें हम ग्राफ प्लॉट कैसे करते हैं, हम इस पे चर्चा करते हैं। सपोज मान लीजिए मेरे पास ये मान जो रखा हुआ है a = a + bx करके है, तो इसे मैंने इस समीकरण को एक नया रूप दिया जिसमें a और b का मैंने कोई मान रख दिया। इसका मतलब ये बता दिया मैंने कि y = मैंने मान लिया 2x
-1 रख दिया। इधर ध्यान दीजिए, इस समीकरण का नाम है y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। अब इसके लिए मुझे एक छोटा सा टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल बना देता हूं मैं, छोटा सा देख लीजिए। इस टेबल में मैंने एक तरफ क्या रखा, x का मान, एक तरफ y का मान। हम कुल मिलाकर 4 मानों पर चर्चा करते हैं। 4 मानों पे देख लेते हैं क्या क्या मान आ सकते हैं। अगर x का मान आपने क्या रखा, मान लो शुरुआत करते हैं 0 से। अगर आपने x का मान क्या रखा, 0 रखा, तो आपको पता है 0 गुणित 2 0 आएगा और ये क्या आएगा -1। जब आपने x का मान 0 रखा तो y का मान क्या आया, -1 आया। x का मान आप 1 रखिए, 1 रखने पर 1 रखेंगे तो 2 एकम 2 और -1, तो 2 में 1 घटेगा, कितना आएगा, 1 आएगा। x का मान आप कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, तो 2 दूने 4 में 1 घटेगा, कितना आएगा, 3 आएगा। और x का मान आपने 3 रखा, 3 दूने 6 में 1 घटे, कितना आएगा, 5 आएगा। ये x का मान हमने लिया है और y का मान लगातार आया है। इस कंडीशंस में आपको ग्राफ बनाना है। ध्यान दीजिएगा, इसमें से आप याद ये रखेंगे कि ये 3 यहां तक के डेटा तो तीनों के तीनों किस में आ रहे हैं, प्लस में आ रहे हैं। इसमें ये वाला वैल्यू 0 है, किसमें है, माइनस। y का एक मान किसमें है, माइनस में है। ध्यान रखिएगा ग्राफ प्लॉट करते समय। चलो इसके लिए हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ सेक्शन बना देते हैं कुछ इस प्रकार से। चलिए, अधिकतम मान 5 तक गया है तो हम मैक्सिमम 5 पॉइंट लेते हैं। ये x है, ये y, ये याद रखेंगे कि इसमें माइनस वाला आएगा, एक प्लस रहेगा, ठीक है। और इसमें दोनों माइनस रहेंगे, इसमें एक माइनस एक प्लस रहेगा, इसमें दोनों के दोनों प्लस रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। x का मान आपने 0 रखा, मतलब x का मान 0 है। उस समय y का मान -1, माइनस तो नीचे आता है, मतलब यहाँ पे आएगा, ये -1 है आपका। तो जब आपने x का मान रखा 0 तो उस समय माइनस में आया, तो पहला पॉइंट यहाँ मिलेगा, -1 है। इस पॉइंट को क्या लिखना है आप देख लीजिए, 0 -1 लिखते हैं। पॉइंट को 0 -1 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि x का मान 0 है और y का मान क्या है, -1 है। 0 -1। अगला मान मैंने x का 1 रखा तो y का मान 1 आया। x का मान 1 मतलब ये वाला, ध्यान दीजिए, और y का मान 1 मतलब ये वाला, क्योंकि ये प्लस है, इधर भी और इधर ये दोनों प्लस है। तो इसको आप आगे बढ़ाएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे तो इस पॉइंट पर मिलेगा। इस पॉइंट का नाम है 1। उसके बाद आपने दूसरा मान रखा x का 2, तो y कितना है, 3। x का आप मान 2 रखेंगे, ये वाला मान आप क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो y का मान क्या है, 3 आया। इसे आप ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे तो ये इधर बढ़ेगा, यहाँ पर एक पॉइंट आएगा, पॉइंट मिल गया आपको। अगला x का मान 3 रखेंगे तो y का मान 5 आएगा। 3 रखा आपने, ये वाला मान, और ये 5 आएगा ये वाला, तो आप इसे ऊपर की तरफ ले जाइए कुछ इस प्रकार से। जब ये आपको मिल जाएगा कर्व, तो उसके बाद आपको पहला बिंदु और अंतिम बिंदु क्या करेंगे, खींचेंगे। आपने देखा है कर्व आ रहा है, इसमें मान आया 3 5 और इससे मान आया 2 3, ये मान 3 मान। जो आपको ग्राफ मिले उसमें एक ग्राफ नीचे इसलिए आया होगा क्योंकि एक y का मान क्या है, -1। ये आपको कर्व मिला है, ये लीनियर फंक्शन के द्वारा निकाला गया पहला कर्व है और इसे ही क्या कहा जाता है, कर्व स्केचिंग कहा जाता है। इस समीकरण की सहायता से हमने कर्व क्या किया है, ड्रॉ किया हुआ है। आप भी ऐसा कर्व ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी एक समीकरण ले सकते हैं। उस समीकरण में कंटिन्यूअसली x का मान रखते जाता है 0 से लेकर, और y का मान आप रखते जाएंगे तो आपको इसी प्रकार ग्राफ मिलेगा। ग्राफ प्लॉट करने का तरीका आप हमेशा याद रखेंगे, सभी को इक्वल डिवीजन देना होता है। जिस बिंदु पर वो दोनों क्रॉस कर रहे हैं उस बिंदु को ध्यान में रखना होता है। अब अगला आता है, आप नेक्स्ट पढ़ेंगे, वो है सिंपल लाइन इक्वेशन, जिसमें हम अगला चर्चा करेंगे स्लोप और इंटरसेप्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। स्लोप और इंटरसेप्ट कैलकुलेट करना बहुत आसान काम है। आप अगर देखेंगे तो आप आसानी समझ में आ जाएगा। स्लोप मतलब ढाल और इंटरसेप्ट मतलब होगा अंतःखंड। किसी समीकरण के लिए, खास तौर से सरल रेखा समीकरण के लिए स्लोप और इंटरसेप्ट किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। ये पहला सेक्शन हो गया कि कर्व का स्केचिंग किस प्रकार से किया जाता है। अब अगला स्टडी करने वाले, इसे नोट कर लेंगे आप देख के। अगला आप स्टडी करने वाले हैं सिंपल लाइन इक्वेशंस के लिए देखेंगे। सिंपल लाइन इक्वेशन के लिए हम जो है स्लोप और इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे, क्योंकि बहुत सारे आपके जो फर्स्ट ईयर एग्जाम है उसमें स्लोप और इंटरसेप्ट के सवाल बहुत सारे आते हैं। स्लोप और इंटरसेप्ट के लिए जो आपका लीनियर इक्वेशन है वो थोड़ा इस प्रकार से नजर आएगा। इसे y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में रखा जाता है, जहां पर x विच वेयर द x एंड y इज एक्सेस, ये दोनों के दोनों क्या है, अक्ष है। आप लिख सकते हैं अक्ष करके। जहां पर m को स्लोप कहा जाता है,
इसे आप हिंदी में लिखना चाहें तो ढाल लिख सकते हैं, या कई बार इसे प्रवणता भी कहा जाता है। प्रवणता मतलब लगभग मान के चलिए वो tan थीटा होता है। उसके बाद तीसरा होता है सी को आप कह सकते हैं कि ये क्या है, इंटरसेप्ट है, याद रखना इसको। अब हम निकालना चाहते हैं इसका क्वेश्चन आपको ज्यादातर एम और सी के वैल्यू निकालने के लिए आएगा। आपको दिए गए समीकरण का स्लोप और इंटरसेप्ट दोनों निकालना है। एक छोटा एग्जांपल लेके चलते हैं पहले। y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 टू कंपेयर विद दिस इक्वेशन। आप हमेशा याद रखेंगे इसकी तुलना किससे करेंगे, सरल रेखा समीकरण से करेंगे। इस सरल रेखा समीकरण में x और x तो ज्यों का त्यों है, y और x और x भी ज्यों का त्यों है। 2 की जगह में यहां पर क्या रखा हुआ m, तो आप लिखेंगे m इज इक्वल टू 2, यही तुम्हारा क्या है, ढाल है। और दूसरा c की जगह में क्या रखा गया है, 1 रखा गया है, तो ये आ जाएगा आपका वैल्यू। ये तुम्हारा स्लोप कहलाएगा, ये तुम्हारा इंटरसेप्ट कहलाएगा। ये समीकरण के लिए बड़ा सरल और साधारण सा सवाल है। अगला इस समीकरण में थोड़ा दूसरे प्रकार का मॉडिफिकेशन करके पूछ सकते हैं आपको, कुछ इस प्रकार का ध्यान देंगे थोड़ा सा। y प्लस 2x इज इक्वल टू 1, इस समीकरण का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन तरीका है। अब इसमें आपको ये लग रहा होगा सर ये 2x तो इधर आ गया है, हम उससे कैसे कंपेयर करेंगे, तो आपको इस समीकरण को इस रूप में ढालना है। तो आपको 2x को उस तरफ ले जाना है, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2x प्लस 1। अभी माइनस इसलिए होगा क्योंकि हमने क्या किया, पक्षांतर किया, तो प्लस किसमें कन्वर्ट हो गया, माइनस में। अभी कंपेयर कीजिए, कंपेयर करने पर y तो y है और x तो x है। m की जगह यहाँ -2 है, तो यहाँ पर m इज इक्वल टू क्या जाएगा, -2। ध्यान दीजिएगा -2 आ जाएगा। c का मान अभी भी सेम है, 1 आ जाएगा। ये भी थोड़ा सा सरल है, इससे थोड़ा और जटिल सवाल इस प्रकार से आ सकता है, 2y प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये थोड़ा और जटिल हो जाता है। ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप का नजर आ रहा होगा आपको, इसे कंपेयर करके देखेंगे तो ऐसा लगेगा इसमें और इसमें कोई कोरिलेशन नहीं है, पर आप ध्यान देंगे इसे आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला काम तो ये करना है कि आपको y को छोड़कर x वाले पोर्शन और दूसरे पोर्शन को पक्षांतर दूसरे हिस्से में ले जाना है। तो ये 2y इज इक्वल टू x उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और माइनस जो था वो क्या हो जाएगा, प्लस। अभी भी आपको देख रहे हैं कि ये इधर y के सामने कुछ भी नहीं है, यहाँ पर y के सामने 2 है, तो 2 को हटाने के लिए पूरे इक्वेशन को 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से भाग देने के लिए 2 से भाग दीजिए, पूरा का पूरा समीकरण क्या जाएगा, 2 से भाग जाएगा। तो 2 से भाग देने पर 2 और 2 क्या होगा, कैंसिल, y बचा। ये x के साथ आएगा तो ऋण 1/2 कहलाएगा, ध्यान दीजिए। और प्लस ये 2 के साथ 3 जाएगा तो 3 क्या हो जाएगा, 2। मैंने 2 को दोनों के लिए सेपरेट कर लिया। अब ये आपको इस तरह नजर आ रहा होगा, देखो y है, x के साथ कौन है सामने में, 1/2 था, x/2 था, मैंने उसे 1/2 कर लिया। ये किसका मान है, m का, ये -1/2 हो जाएगा, ध्यान दीजिए। और ये c का मान है, ये तो आपका स्लोप है 3/2। ये थोड़ा जटिल सवाल है जरूर, लेकिन आप ध्यान देंगे कि आपको इसे इस प्रकार से बनाना है कि ये इस तरह से नजर आए। ये स्लोप और इंटरसेप्ट निकालने वाले सवाल जरूर आते हैं, इसे ध्यान रखिए कि आपको उस सरल समीकरण को इस ढांचे में परिवर्तित करना है कि यहां से m और c का वैल्यू आसानी से कैलकुलेट किया जा सके। ठीक है, आप हमेशा याद रखेंगे इस बात को कि आप मैथमेटिकल पोर्शन को सॉल्व कर जरूर रहे हैं, लेकिन इसका बहुत सारा एप्लीकेशन जो है वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। साधारणतः जब आप फिजिकल केमिस्ट्री में काम कर रहे हो और कोई ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, उस समय आपको ये सिंपल लाइन वाला, खास तौर से जैसे एएस वगैरह में या फ्लैम फोटोमीटर वगैरह में काम करते हैं, तो वहां पर आपको डाटा निकालना होता है। अगर आपको पता है कि दिया गया x डाटा y डाटा x का ठीक दुगुना आता है, तो आप इस इक्वेशन का सहारा लेकर ग्राफ आसानी से प्लॉट कर सकते हैं, आपको ग्राफ आसानी से दिखाई देगा। ये वक्रालेखन का दूसरा सेक्शन था जिसमें हमने स्लोप और इंटरसेप्ट किस प्रकार से निकाला जाता है ये आपको बताया। थैंक यू। नमस्ते विद्यार्थियों, वक्रालेखन का कर्व स्केचिंग का सबसे अंतिम बिंदु पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में कौन कौन से और गुण पाए जाते हैं, सरल रेखा में कौन कौन से और गुण पाए जाते हैं, वो गुण पूछा जा सकता है। 5-6 बिंदु हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी कर देते हैं, पता चल जाएगा आपको कि कौन कौन से इसमें सरल गुण रहता है। सबसे पहला जो प्रॉपर्टी होता है वो ये है कि यदि कोई लाइन जो है वो मूल बिंदु से होकर गुजरता है, मेन पॉइंट से होकर गुजरता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें मूल बिंदु से होकर गुजरता है, लेकिन उस दिशा में जाएगा जिधर x का डाटा पॉजिटिव आता है, उधर जाए जिधर x का डाटा क्या आएगा,
पॉजिटिव आए, तो उस समय सिंपल लाइन इक्वेशन जो आप पढ़ते थे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की जगह में y इज इक्वल टू केवल क्या आएगा, एम एक्स आएगा, विच वेयर द c इज इक्वल टू 0। वहां पर c का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। मैंने शर्त बताई कि यदि कोई सरल रेखा जो है वो मूल बिंदु से होकर गुजर रहा हो लेकिन x के धनात्मक डेटा की तरफ जा रहा हो, तो x धनात्मक डेटा मतलब किधर जाएगा, इधर ही जाएगा। इस तरफ अगर जाता है तो ऐसे सिचुएशन में c का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है, स्लोप को 0 माना जाता है। या ये कह सकते हैं मूल बिंदु से गुजरना मतलब ये कुछ इस प्रकार से हो सकता है, ऐसे स्थिति में आपको जो डाटा मिलेगा वो y इक्वल टू क्या मिलेगा, mx मिलेगा। उस समय c का मान क्या हो जाएगा, 0, ढाल 0 हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, सॉरी, इंटरसेप्ट का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इंटरसेप्ट 0 हो जाएगा मतलब आपको गुणांक मान अलग अलग नहीं मिलेंगे। धनात्मक मान में इस लाइन की तरफ भी जा सकता है, वो इस लाइन की तरफ भी जा सकता है। दोनों तरफ जाने की सिचुएशन में c का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये पहला पॉइंट है, याद रखिएगा। दूसरा बिंदु है कि यदि मान लो कि x के समांतर कोई दूसरी रेखा और चलती है, ठीक x के समानांतर, जैसे x रेखा है आपका और x के ठीक समांतर दूसरी और रेखा जो है वो चल रही है, मान लो एक और समांतर रेखा, x के ठीक समांतर रेखा और चलती, वैसे सिचुएशन में इस समीकरण का प्रारूप में x का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर x का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है सिचुएशन में, तो y इज इक्वल टू क्या कहलाएगा, c कहलाएगा। कब ऐसा होगा, जब x का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। x का मान 0 कब होगा, जब x के पैरेलल एक और जो है वो रेखा चलती है। तो x के पैरेलल कोई दूसरी रेखा और मान लो चलती है, ऐसे सिचुएशंस में y और x के बीच के संबंध में x का मान 0 हो जाएगा, y का मान क्या आएगा, c आएगा, याद रखना। अगला आता है कि मान लो यदि आप ये देखें कि एक ही कंडीशंस में दो अलग अलग एरिया में दो पॉइंट्स आपको मिलते हैं, दो पॉइंट्स मिलते हैं मतलब मान लो आपको दो बिंदुएं मिलती हैं अलग अलग, दोनों बिंदुओं में एक बिंदु इस तरफ है, ध्यान दीजिएगा, और दूसरा बिंदु इस तरफ है। आपको दोनों बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी निकालनी है, दोनों बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी निकालनी है। तो न्यूनतम दूरी निकालने के लिए फार्मूला है, जैसे मान लो ये इस तरफ है तो आप इसे क्या लिखते हैं, x1 y1, और इस तरफ के डेटा क्या लिखेंगे, x2 और y2 लिखेंगे। तो x1 y1 और x2 y2 जो भी डेटा आएगा उस डेटा के आधार पे आप दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी के लिए आपके फार्मूला होते हैं, लोएस्ट डिस्टेंस कह सकते हैं आप इसको। तो लोएस्ट डिस्टेंस के लिए फार्मूला है, याद रखिएगा, अंदर द रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x1 और y1 और x2 और y2 के आधार पर आप निकालेंगे, आपको लोएस्ट डिस्टेंस दोनों बिंदुओं के बीच का निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार आपको यदि ये निकालना होगा कि दोनों बिंदुओं के लोएस्ट डिस्टेंस निकलने के बाद आपको क्या निकालना है, स्लोप निकालना है, ढाल निकालना है कि ढाल का मान कितना आएगा। तो ढाल के मान के लिए तो फार्मूला सेम यही है, इसमें y की जगह पे आप y2 माइनस y1 रख दीजिए, x की जगह x2 माइनस x1 रख दीजिए, तो डेटा आसानी से निकल जाएगा। जैसे y की जगह हम क्या रखेंगे, y2 माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू क्या जाएगा, x2 माइनस x1। चूंकि आपको पता है कि इक्वेशंस तो आपके लीनियर टाइप का मिलेगा, तो c का मान तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब m का मान निकालना है, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन गुणा के चिन्ह नीचे आ जाएगा, x2 माइनस x1। ये इक्वेशन कब होगा, जब आपके दोनों अक्षों में अलग अलग दो बिंदु मिलेंगी। तो ये चौथा प्रॉपर्टी है स्ट्रेट लाइन का। इसके साथ ही आपको याद रखना पड़ेगा कि यदि दो सरल रेखा इस प्रकार से लंबवत हो तो ढाल, हमेशा याद रखना कि सरल रेखाएं अगर एक दूसरे पर लंबवत होती है, मान लो एक सरल रेखा इस प्रकार से निकल जाए और दूसरी सरल रेखा इस प्रकार से निकल जाए, ऐसे सिचुएशंस में दोनों स्लोप के बीच मल्टीप्लीकेशन का मान हमेशा -1 आता है, याद रखना। कब, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे पर परस्पर लंबवत हो, तो परपेंडिकुलर हो, तब ऐसी सिचुएशन में मान लो पहला स्लोप m1 है और दूसरा स्लोप क्या है, m2 है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या होगा, -1 होगा। अगला बिंदु है, अगला पॉइंट जो इसका अगला प्रॉपर्टी है वो ये है कि मान लो दोनों रेखाएं, दो लंबवत एक दूसरे को काटती नहीं है, लेकिन दोनों परस्पर एक दूसरे के समांतर है। समांतर के कंडीशन में दोनों परस्पर रेखाएं अगर एक दूसरे के समांतर है, तो ऐसी सिचुएशन में ढाल दो अलग अलग आपको क्या मिलेंगे, इंटरसेप्ट मिलेंगे। सिचुएशन में उस समय इंटरसेप्ट अगर अलग अलग मिलेगा तो x अपॉन a प्लस y अपॉन क्या हो जाएगा b, जिसका मान कितना होता है, 1 आता है। ये हमेशा याद रखेंगे। ये इसका अंतिम बिंदु है। स्ट्रेट लाइन के 6 बिंदु हैं, ये 6 बिंदुओं को आप याद रखिए। जब भी आपको पूछेगा प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रेट लाइन, आप इन बिंदुओं को समझा सकते हैं।
ये हमारा कर्व स्केचिंग कंप्लीट हुआ। इससे रिलेटेड आपको और कोई भी डाउट्स रहते हैं तो आप इस वीडियो में मुझे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।